नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो अपना चैप्टर चलेगा, तीसरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, यह जो तीसरा चैप्टर है यह वायर्स के बारे में है, सोल्डरिंग के बारे में है ना, और जॉइंट्स के बारे में है। यानी कि जो जोड़ होते हैं अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, केबल्स होती हैं और उसी के साथ जो सोल्डरिंग होते हैं, उन सभी के क्वेश्चंस अपन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना जो कि है 32 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यहाँ पर 32 एम्पियर रेटेड केबल यानी कि जो केबल है उसकी क्षमता है 32 एम्पियर धारा वहन करने की। ठीक है, तो यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाता है, यानी कि इसको उस फ्यूज में लगाया जाता है जो कि सुरक्षा के लिए मतलब की है, मतलब जो परिपथ है उसको सुरक्षा प्रदान करता है वो फ्यूज। तो वहां पर अपन कितनी एम्पियर धारा क्षमता के लिए लगा सकते हैं, तो 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर या 39 एम्पियर। तो अपन लगाएंगे, देखिए क्षमता 32 है तो 32 से ज्यादा तो अपन लगा नहीं सकते क्योंकि उसकी क्षमता ही 32 है, और उससे अगर अपन ज्यादा एम्पियर धारा उसमें देंगे तो वो तार वापस से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये होगा नहीं। तो अब 32 भी यहाँ पर दिया नहीं, क्षमता 32 है लेकिन 32 से कम ही देखना है, और 32 के पास कौन सा है, तो 32 के पास 26 है, तो 26 अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है अपना दूसरे नंबर का, जो कि है SWG। यहाँ पर लिखा हुआ है SWG, है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं SWG। SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि SWG की क्षमता क्या होती है वायर को मापने की। तो SWG यानी क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। हिंदी में इसका जो नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का, वह होता है मानक वायर गेज, ये ध्यान रखना। और इसकी जो क्षमता होती है ना वह होती है 0 से 36। ठीक है, 0 से 36 इसकी क्षमता होती है। इसमें 36 स्लॉट होते हैं, 36 प्रकार के वायरों को अपन इससे माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तार जोड़ का, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि इस तार जोड़ का क्या नाम है। यहाँ पर तार जोड़ का नाम पूछा है कि यह जो आपके सामने जोड़ है इसका नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 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 अपन देख लेते हैं। देखिए, एरियल टेप जोड़, नोटेड टेप जोड़, क्रॉस डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ और डबल क्रॉस टेप जोड़। तो ये जो जोड़ आपने देखा, ये जो जोड़ है यह होता है नोटेड टेप जोड़। ठीक है, नोटेड टेप जोड़ यह होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको डायरेक्टली आप इसी तरीके से याद रखना है ना, इसमें ज्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कि गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनिकृत लोहा होता है, उसके लिए आप किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स, फ्लक्स वो होता है जो सोल्डर करने से पहले जो वो फ्लक्स आते हैं, एक डिब्बी में आता है वो मलाई टाइप है ना, तो उसको आप उसको कहा जाता है फ्लक्स, और हिंदी में कहा जाता है इसको प्रवाह। आपको प्रवाह भी देखने को मिल सकता है। तो प्रवाह का उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रवाह का, तो रोजीन, जस्ता, फ्लोराइड, साल, अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है अपना जो कि 5वें नंबर का है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग।
तो कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, डीप सोल्डरिंग। देखिए जो सोल्डरिंग यहाँ पर देखिए मात्रा, उत्पादन और टिनिंग कार्य, टिनिंग यानी कि छोटे छोटे कार्य, क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड टिनिंग वर्क। यहाँ पर देखिए क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड टिनिंग वर्क यानी कि क्वालिटी वाला काम तो आप डीप सोल्डरिंग से करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इस भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम क्या है? एक्स इंगित भाग का यहाँ पर आपसे नाम पूछा गया है। एक्स इंगित भाग कौन सा? तो ये एक्स इंगित भाग जो कि ये वाला, इस वाले भाग का नाम क्या है? तो ये क्या बेंडिंग है और आर्मरिंग है या लेड शीट है या कागज है या कुचालक है? तो यह जो है यह क्या है? तो यह बेंडिंग है। क्या है? बेंडिंग। यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इनमें कुछ ज्यादा समझाने वाली कोई बात है नहीं, जिसमें समझाना होगा उसको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे अपन। हाँ, यहाँ पर है XLPE का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म ऑफ XLPE। एक्स का मतलब आप ये एक्स मत समझ लेना, ये ध्यान रखना। एक्स का मतलब ये एक्स मत समझ लेना और ये भी मत समझ लेना। सी से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना। और ये एक्स है उसको क्रॉस कहेंगे, तो क्रॉस इसमें भी है, क्रॉस इसमें भी है। अब ये लाइन पॉली एथिलीन नहीं है, ठीक है, ये क्या है? लिंक्ड पॉली एथिलीन है। तो ये आपका सही रहेगा कौन सा वाला? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूमिगत केबल में सर्विंग परत, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? सर्विंग परत का क्या उपयोग है पूछा गया है। केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, या डी ऑप्शन जो है अपना प्रोटेक्ट आर्मरिंग फॉर एथोपेरिक कंडीशन। इंग्लिश में ही समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि डी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। धात्विक कवच को शरण से बचाना, यहाँ पर इसका उपयोग रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? किस, देखिए दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है भूमिगत केबल की किस प्रकार को, यानी कि इसमें से किस दोष को स्थान को ज्ञात किया जाता है। डायग्राम आप देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दो रजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर बैटरी से जोड़ा गया है और इधर भी रेजिस्टेंस के द्वारा इनको लिंक्ड किया गया है। ऑप्शन से आप समझिए तो भूदोष के लिए या लघु परिपथ दोष के लिए, खुला परिपथ दोष के लिए या कमजोर कुचालक दोष के लिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा लघु परिपथ दोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन यानी कि कहाँ कारखाने हो, जनरेशन स्टेशन, उत्पादन संयंत्रों के वहां पर कौन सी केबल? डक्ट में, हवा में, भवन के साथ, सीधी जमीन में। तो कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? तो वह रहेगी हवा में। देखिए हवा में कौन सी होती है? सिरोपरी लाइन, जहां पर विद्युत उत्पन्न होती है, जहां से जनरेटर स्टेशन जो रहते हैं, जहां से विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो वहां जमीन के अंदर नहीं डाली जाती। तो ये ध्यान रखना। डक्ट एक पाइप होता है, पाइप के अंदर भी नहीं डाली जाती, भवन के साथ नहीं रहती और सीधे जमीन में भी नहीं रहती। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। जो खंभों पर, पोल पर जो केबल जाती है, उस केबल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
तांबे के परमाणु के अबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही सिंपल सा है। देखिए तांबे में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। आगे तो बात पर चर्चा करेंगे अपन, लेकिन तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये याद होना बहुत जरूरी है आपको। तो तांबे का परमाणु क्रमांक, तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29। ठीक है, अब अपन निकालेंगे। तो जो कक्षाएं होती है, पहली कक्षा पी और एन, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो पहले इस वाले में कितने लगाएंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा 2n², इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर अंतिम कक्षा में पूछा है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आबंध का मतलब अंतिम कक्षा में कितने यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि लास्ट जो क्लास रहेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पूछा है। तो सबसे पहले अपन को ये ज्ञात होना चाहिए कि तांबे का परमाणु क्रमांक यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो कितने होते हैं 29 होते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जो है वह है 2n²। तो पहली कक्षा के लिए ज्ञात करेंगे तो 2 पहली कक्षा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होता है, एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो पहली कक्षा में कितना होगा, 2 होगा। दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा के लिए 2 कोष्टक 2 का स्क्वायर, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में कितना होगा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे। 8 तो 10 हो गए। आगे फिर बढ़ेंगे, तीसरी कक्षा में कितना होगा, 2 2 का स्क्वायर 3 का है ना, 3 का स्क्वायर 2, 3 3 9 9 2 18 18 हो जाएगा। यानी कि अगली जो तीसरी कक्षा रहेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अंतिम कक्षा रहेगी। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको जोड़ना है पहले अपन को। 18 18 26 हुआ, 26 2 28, 28 हुआ। टोटल कितने होते हैं, 29। अब बचा कितना, 29 होते हैं टोटल। 3 कक्षाओं की मिला के कितना हुआ, 28 हुआ। 29 में से 28 घटाए कितना बचा, 1 बचा। तो एक ही क्या रहेगा, अंतिम कक्षा में रहेगा। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। देखिए समझना बहुत जरूरी है। आबंध का मतलब अंतिम कक्षा होती है। तांबे के परमाणु क्रमांक यह अपन को याद होना बहुत जरूरी है। यह 29 होता है परमाणु क्रमांक। तो पहली कक्षा में कितना रहेगा, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पहली कक्षा में 1 को 1 से स्क्वायर करेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे 2। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 रहेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तीसरी कक्षा में 18 रहेंगे, जोड़ेंगे 28 तो हो गया। अब 29 में से 28 गए, कितना बचा, 1 बचा। तो एक ही क्या रहेगा, अंतिम कक्षा में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या है। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या है, नियोन लैंप किस तरीके से जलता है, मतलब कि ये पूछा गया है। उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो उसमें प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। तो कौन सा प्रभाव होता है, देखिए उष्मीय प्रभाव नहीं होता, चुंबकीय प्रभाव उसमें होता ही नहीं, रासायनिक प्रभाव नहीं होता। डी ऑप्शन सही रहेगा। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है, तो जो नियोन लैंप होता है उसमें नियोन गैस भरी जाती है। उसमें क्या किया जाता है, नियोन गैस भरी जाती है। जब उसमें विद्युत सप्लाई दी जाती है तो ऊर्जा के कारण, उस विद्युत सप्लाई के कारण वो क्या हो जाती है, गैस आयनीकरण हो जाती है। उसी को कहते हैं आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध की बात करो तो प्रतिरोध की तो ओम होती है, लेकिन यहाँ पर आप प्रतिरोध देख के ओम लगा के मत आ जाना, वरना आपका गलत हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध देख के प्रतिरोध का न लगा के आ जाना ओम,
ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर कुचालक पूछा है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का पूछा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछी है। तो एक मेगर आता है, क्या आता है, मेगर उपकरण आता है। मेगर एक यंत्र आता है, मीटर आता है, ये मीटर है जो इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, कुचालक प्रतिरोध को मापता है। और ये किसमें मापता है, तो ये मेगा ओम में मापता है। किसमें मापता है, मेगा ओम में। तो आपका यहाँ पर सही कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। ये आप ध्यान रखना, ये गलती करके मत आ जाना, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। इन क्वेश्चनों को जल्दबाजी में गलत मत कर देना मेरे भाइयों। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, कौन सा है, कार्टेज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, कौन सा अधिक धारा को सहन कर सकता है, कौन सा कर सकता है। तो देखिए, कार्टेज फ्यूज की क्षमता बहुत कम होती है, कार्टेज फ्यूज की क्षमता क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। ये छोटे छोटे उपकरण आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, उसमें एक निप्पल आती है, इतनी सी निप्पल आती है, इसके अंदर एक वायर होता है, फ्यूज आता है पीछे, एक आप खोल के देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लाओगे, उसमें से खोल के देखोगे कांच की नली आएगी, उसके अंदर एक तार होता है, बहुत कम क्षमता के लिए होता है, 12-13 वोल्ट, 15-20-30 वोल्ट के लगभग होता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होता। या 230-40 तक भी होता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता। ये तो नहीं रहेगा, पुनः तार बांधना ही यहाँ पर सही रहेगा। पुनः तार बांधने योग्य 132 केवी तक भी चलते हैं, अपने बड़े बड़े जो फीडर्स हैं वहां पर भी यही सिस्टम चलता है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, यानी कि इसमें अपन वापस से तार बांध सकते हैं, एक बार जलने के बाद वापस से तार बांध सकते हैं। ये देखिए, ये आप जरूर याद रखना, एमसीबी क्या है, एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यह एमसीबी का पूरा नाम होता है। ये भी सुरक्षा ही प्रदान करती है, लेकिन ये भी कम क्षमता के हिसाब से सुरक्षा प्रदान करती है। एक ये भी ध्यान रखना, एचआरसी, एचआरसी का पूरा नाम होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। ये आप ध्यान रखना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ये तो आपको फुल फॉर्म में है, उस हिसाब से याद रख लेना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बी ऑप्शन याद रखना है, और कार्टेज फ्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में लगता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे लालो इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, है ना, वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु तो किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। सिरोपरी लाइनें क्या होती है, पहली बात तो ये, आपके घर तक जो लाइन आ रही है ना, कहीं से भी फीडर कनेक्शन जहां से कंट्रोलर रहता है, वहां से आपके घरों तक जो विद्युत सप्लाई आ रही है, और वो जो पोलों पर आती है, जैसे कि यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, एक पोल यहाँ पर है, इनके बीच में 67 मीटर की दूरी होती है, ये ध्यान रखना, 200 फीट। यहाँ से जो वायर आते हैं, ये होती है सिरोपरी लाइन। तो सिरोपरी लाइन का क्या है कि आगे और बढ़ाना है, इस तार से इस तार को जोड़ना है, तो आप यहाँ पर किस प्रकार का जोड़ बनाओगे, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो स्कारफर्ड जोड़ होता है, एरियल टेप जोड़ होता है, ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, या वेस्टर्न यूनियन जोड़। देखिए, इसको तो भूल ही जाओ, ये ब्रिटानिया टी जोड़ जो है, ये लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये किसी एक वायर से यहाँ से एक और ज्वाइंट निकालने के लिए होता है, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। अगला जो देखिए यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, तो कौन सा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा, जो कि है वेस्टर्न यूनियन जोड़। इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 16वां नंबर, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें एल्यूमिनियम की जगह है गैल्वेनिकृत लोहा था, कौन सा था, गैल्वेनिकृत लोहा था, और उसमें जो फ्लक्स का प्रयोग कर रहे थे अपन, फ्लक्स का प्रयोग कर रहे थे, वह कर रहे थे अपन
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम चालकों का पूछा है कि सोल्डरिंग करने है तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे, तो वह होगा केरअललाइट। केरअललाइट ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 17 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश छुप चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन बढ़ा दो। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कोई सोल्डर है उसको पिघला लिया है, वापस से उसको पिघला रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या टीन का भाग कम हो जाता है, क्या उसमें दो मात्रा होती है, सोल्डरिंग में क्या क्या होता है, जो सोल्डर बनता है ना ये दो पदार्थ से मिलकर बनता है, एक तो बनता है टीन और एक बनता है शीशा, है ना, एक तो बनता है टीन, एक बनता है शीशा। शीशा को अपन लेड भी बोलते हैं और टीन को अपन टीन ही कहेंगे। ठीक है, तो इससे मिलकर बनता है, तो क्या टीन का भाग कम हो जाता है क्या, या शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनने से रोक देता है, या जोड़ पर असमान भाव होता है, तो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, टीन कम हो जाता है, टीन का भाग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। देखिए पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीवीसी का पूरा नाम है पॉली विनाइल क्लोराइड। ये कुचालक है ना, केवल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, तो अगर अधिक समय तक अधिक धारा बहती रहेगी तो क्या होगा, वो चालक क्या होगा, गर्म होगा, चालक गर्म होगा तो इंसुलेशन पिघलेगा, पिघलने से क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता कम हो जाएगी, तो वोल्टेज पास बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखना, कुचालक प्रतिरोध घटेगा, ये ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन, है ना। ये भी कुछ हद तक कम है, लेकिन ये आपका सही रहेगा यहाँ पर, ये ऑप्शन, वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, लीकेज होने लग जाएगा। ठीक है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, लीकेज होने लग जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप, इसको पाथ को ड्रॉप बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।